0, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर 32x माइनस 3, 15 में से 8 गया 7, 273। हेलो बच्चा लोग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज लेके। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं और हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि जो समीकरण हमें दिए गए हैं वो एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसी के साथ कुछ इसमें क्वेश्चन दिए हुए होंगे जो हमें सॉल्व करने हैं, वहां पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज 4.1 बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रश्नावली 4.1, जिसमें हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे, किस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण को निकाल सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जो एक द्विघात समीकरण होता है वो सभी को पता है कि जो द्विघात समीकरण होता है वो इस तरह का होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c। जितने भी द्विघात समीकरण होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। ओके, ax स्क्वायर यानी a हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। फिर b भी हमारा इसी तरह से कोई भी नंबर हो सकता है, और c में हमारा कोई भी x नहीं आता है, c सिंपल होगा। ओके, जैसे ax स्क्वायर ये इस तरह हो सकता है कि 3x स्क्वायर, ये 2x हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, इस तरह से। तो जो इस तरह की हमारी समीकरण होते हैं, इक्वेशन होती है, उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। क्या होता है? हाईएस्ट पावर 2 होती है, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें x की जो वैल्यू आती है, जो उसके मूल आते हैं, वो भी 2 आते हैं। क्या आते हैं? 2 आते हैं, इसीलिए इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो जो प्रश्नावली 4.1 है उसमें टोटल हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए, बट उन 2 क्वेश्चन के आगे सब पार्ट्स बहुत ज्यादा है। ओके, पहले क्वेश्चन के जो सब पार्ट्स है वो है 8, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसके सब पार्ट है 4। ओके, तो कुल मिला के ये 12 क्वेश्चन है, तो हमें इनको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ हमें चेक करना है कि जो ये हमें इक्वेशन दी है, जो समीकरण दिए हैं, क्या वो एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। ओके, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसमें देखो 2 साइड दी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब ये है x प्लस 1, इसका स्क्वायर, और यहाँ है 2x माइनस 3। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा x स्क्वायर 1 2x, यहाँ बनेगा 2x माइनस 3। तो 2x ये कट जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1 ये इधर आ जाएगा, तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो ये एक द्विघात समीकरण होगा। तो पहले का आएगा हाँ, ये एक द्विघात समीकरण है। ओके, तो पहले का आंसर है हाँ। ओके, इस तरह से हमने जो ये बाकी के पार्ट्स हैं ना उनको सॉल्व करना है, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है उसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, ये माइनस 2 है बाहर और 3 माइनस एक्स, इस तरह से ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये बना माइनस 6 प्लस 2x। तो 2x ये नहीं कटेगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, अगर सेम साइन होते तो कट जाते। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ओके, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो दूसरे का आंसर भी आएगा हाँ। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाले। ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये हम लोग 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। ओके, उससे कम समय भी लग सकता है। अगला है हमारे पास x माइनस 2 x प्लस 1, यहाँ है x माइनस 1 x प्लस 3। ओके, तो इसको ओपन करते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ओके, और ये हमारा बनेगा माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ बनेगा 2x माइनस 3। ओके, यहाँ पे हाईएस्ट पावर
एक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, जिसकी वजह से ये जो समीकरण है हमारा वो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। ओके, तो तीसरा होगा नहीं। ओके, बस जहां पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं होगी वहां नहीं करना, जहां पे होगी वहां पे हाँ कर देना। चौथा पार्ट इसका एक्स माइनस 3 2x प्लस 1 एक्स इंटू एक्स प्लस 5। जब इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह बनेगा, देखो 2x स्क्वायर एक्स माइनस 6x माइनस 3, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर 5x। ओके, ये सारी टर्म यहाँ पे लेके आएंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 5x माइनस 5x माइनस 3, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर 10x माइनस 3। एक्स स्क्वायर वाली टर्म है यहाँ पे, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है। ओके, तो हाँ ये एक द्विघात समीकरण है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सामने ही पता लग जाता है। ओके, पांचवा पार्ट देखो उसका 2x माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स जमा 5 एक्स माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 2x स्क्वायर 6x एक्स प्लस 3, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स 5x माइनस 5, इस तरह बनेगा। जब ये सारी टर्म यहाँ पे आएगी ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये बनेगा 7x और यहाँ ये बनेगा माइनस का 4x। ओके, और ये बनेगा 3, ये बनेगा 5, एक्स स्क्वायर 11x 8। तो ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। आगे बढ़ते हैं, 6 पार्ट इसका एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 एक्स माइनस 2 स्क्वायर। तो इसको ओपन करते हैं, ये बनेगा देखो एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर 4 माइनस 4x। तो इससे ये कट गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, जिस कारण ये होगा नहीं, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, x प्लस 2 का क्यूब 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा देखो x की क्यूब 8 a की क्यूब b की क्यूब जमा 3ab, तो 6x और प्लस a प्लस b। ठीक है, a का क्यूब जमा b का क्यूब जमा 3ab इंटू a प्लस b। ओके, तो ये हमारा बना 2x का क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली आपको जो हाईएस्ट पावर है वो दिखाई दे रही है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है, जिस कारण ये सातवां पार्ट है वो भी नहीं आएगा सातवां पार्ट में, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूब में है वैल्यू। ओके, करते हैं इसका आखिरी पार्ट। यहाँ देखो एक्स क्यूब 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 का क्यूब। तो इसको ओपन करते हैं, ये बनेगा a की क्यूब b की क्यूब स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 6x इंटू ए माइनस बी। ये बनेगा कि क्यूब 8 6x स्क्वायर प्लस 12x। ये बना। यहाँ पे देखो क्या है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया और 4x स्क्वायर है 6x स्क्वायर है, जब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर। ओके, और ये कितना है? 12x है, तो 12x दूसरी तरफ जाएगा, ये बना 13x और 9। यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? x की पावर 2। तो जो आठवां पार्ट है वो एक द्विघात समीकरण है। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है उसके जो 8 पार्ट्स है उसमें हमारे पास पहला जो पार्ट है वो एक द्विघात समीकरण है, दूसरा पार्ट भी है, तीसरा जो उसका पार्ट है वो नहीं है, चौथा पार्ट द्विघात समीकरण है, पांचवा भी है, छठा और सातवां नहीं है और आठवां है। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट उसमें दिया कि एक आयताकार क्षेत्रफल एक भूखंड है। ठीक है, जो आयताकार है ना, आयताकार भूखंड, ठीक है, मतलब एक क्षेत्र है, उसका जो क्षेत्रफल है, जो उसका एरिया है वो दिया 528 मीटर स्क्वायर। कितना? 528 मीटर स्क्वायर। इसमें कहता है कि जो
क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मान लो जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई है x मीटर, और ये कहता है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी लंबाई है, और क्षेत्रफल हमें दिया गया है। अब जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल वो होता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमें पहले ही दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई है 2x प्लस 1 इंटू एक्स जो हमारी चौड़ाई है, इसको मल्टीप्लाई करो, 528 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इनको चेंज कर दो तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 528। 528 को इस तरफ ले जाओ तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे जो ये इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो हमें ऐसे दो अंक चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 528 आए, और जिनको जमा या घटाव करके x आए। कितना है x, तो सबसे पहले आप लिखो 2x स्क्वायर, उसके बाद अब हमें चाहिए 528। तो जो भी हमारी टर्म होगी या तो वो इस तरह की होगी, देखो 3 या 6 होगी, या 4 या 2 होगी, 9 या 2 होगी, इस तरह से होगी। मतलब जो उसके लास्ट के अंक होंगे वो इस तरह के होंगे, तभी हमारे पास ये 8 आएगा ना लास्ट में। ओके, या 8 और एक हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। ओके, तो हमें यहाँ पे चाहिए x, कितना चाहिए x। अब x कैसे आएगा वो हमें देखना है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा करें 33x ले लें, और यहाँ पे हम लोग 32x ले लें, ठीक है, और लास्ट में 528 ही आए और इक्वल टू 0। यहां पे इस तरह से करेंगे, देखो x कॉमन लेंगे तो 2x अंदर आएगा, और यहां आएगा 33। कितना आएगा 33। तो ये टर्म तो हमारे पास आ गई। अब यहां देखो, यहां पे अब हम लोग अगर 16 लिख दें और सेम यही चीज लिख दें, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो ब्रैकेट यहाँ पे आएगी वही यहाँ पे आएगी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 16 गुना 2 32x आ गया ये, और वो भी माइनस का, और 16 गुना 33 करोगे अगर आप, ठीक है, कितना आया 528। हमें कितना चाहिए 528, तो x माइनस 16 और 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास दो, इसके जो मूल है ना, जो इसके आंसर है वो यहां से निकलेंगे, बट पहले इसको हमें 0 के ऊपर पुट करना है। जो ये हमने दो इसके गुणनखंड बनाए, तो हमारा इस तरह से इसके दो फैक्टर बन गए, दो गुणनखंड बन गए, इनको 0 के ऊपर पुट करो। सबसे पहले आएगा x माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 16। दूसरी जो वैल्यू है वो बनेगी 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 33, एक्स आ गया माइनस 33/2। क्योंकि जो लंबाई और चौड़ाई होती है, जो लेंथ होती है वो माइनस में नहीं होती, तो ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे हम, ये वाली लेंगे। x इक्वल टू 16, x क्या माना था चौड़ाई, तो जो चौड़ाई है वो आ गई 16। लंबाई कैसे आएगी, इसमें वैल्यू 2 गुना 16 जमा 1, 32 और 1 33, तो लंबाई आ गई 33 और चौड़ाई आ गई 16। ये है आपका आंसर। अगर आपने ये वैल्यू चेक करनी अपनी जो आपने निकाली हो सही है गलत है, तो लंबाई गुना चौड़ाई करके देख लो, 528 आ रहा है तो आपके आंसर सही है। ओके, तो इस तरह से आपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने। देखो हमें क्षेत्रफल दिया हुआ था और इसने कहा कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है, कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई को हमने x मान लिया, तो लंबाई थी 2 गुना x प्लस 1, कि उसके दुगने से एक अधिक है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो हमें पता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो वहां से हमने जो ये इक्वेशन है इसके फैक्टर बनाए, इसके गुणनखंड बनाए,
और लास्ट में जो नेगेटिव वैल्यू थी वो हमने नहीं ली, पॉजिटिव वैल्यू ली, वहां से लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई। सिंपल। तो इसका आंसर है लंबाई 33 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। ओके, तो ये हो गया 33 मीटर 16 मीटर। आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की ओर। जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें दिया गया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। क्रमागत मीन्स कंसेक्यूटिव, एक के बाद जो एक आते हैं, ठीक है। तो पहले को अगर आप x मान लो, जो पहला आपका पूर्णांक है, ठीक है, पहला पूर्णांक वो x है और दूसरा पूर्णांक होगा, दूसरा पूर्णांक पहला था x तो दूसरा x प्लस 1, उससे बढ़कर होगा ना, एक वैल्यू ज्यादा होगी। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो है 306। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई है इक्वेशन। तो 306, अब 306 कैसे आ सकता है, ध्यान से सुनना पहले, ठीक है। क्रमागत की बात कर रहे हैं, देखो या तो 2 और 3 होंगे, मतलब जो लास्ट के उनके अंक होंगे वो 2 या 3 होंगे, या वो 7 और 8 होंगे। अब अगर 2 और 3 मानते हैं मींस 12 और 13 होता है। ये देखो, ये होगा 12, ये होगा 13, इनको मल्टीप्लाई करके देखो 156। हमें 306 चाहिए, तो ये 17 और 18 हो सकते हैं। क्या करते, कितना आया 306, हमें कितना चाहिए 306, तो हमें आइडिया लग गया कि 17 और 18 होंगे। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, वहां पे देखो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा ना, तो 18x प्लस का आएगा, 17x माइनस का आएगा। ओके, अब x यहाँ पे x प्लस 18 माइनस 17 x प्लस 18। अब x माइनस 17 x प्लस 18 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से 0 के ऊपर पुट करेंगे, तो x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 17। दूसरा करेंगे x प्लस 18 इक्वल टू 0 माइनस 18। माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि पहले लिखा है धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, x की वैल्यू है 17, पहला पूर्णांक आ गया 17 और दूसरा आएगा 17 जमा 1 18। तो आपके आंसर है 17 और 18, इनको मल्टीप्लाई कर लो 306 ही आएगा। ओके, तो जो इस तरह के क्वेश्चन है ना, उसको आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के इस तरह से सॉल्व करना है। ओके, अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में ये बोलता है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लो कि रोहन की आयु कितनी है, x वर्ष है। अब रोहन की मां की आयु, ठीक है, रोहन की मां की आयु, ठीक है। ये बोलता है रोहन की जो मां की आयु है वो से 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष। अब ये बोलता है 3 वर्ष के बाद, कि 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद इन दोनों की जो आयु है उसका जो गुणनफल है वो हमारे पास 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360, तो 360 हो जाएगा 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद इसकी जो एज है उसमें 3 साल ऐड होंगे, तो x प्लस 3 बनेगा। अब x प्लस 26 है, इसमें 3 ऐड और करेंगे तो ये x प्लस 29 बनेगा। 26 और 3 29। ओके, 3 साल बाद 3 साल तो उसमें ऐड होंगे ही होंगे ना। जैसे रोहन की जो माँ है उसकी जो आयु है वो रोहन से 26 वर्ष ज्यादा है, तो जैसे 3 साल इसमें और ऐड होंगे तो उसकी जो माँ की आयु है वो उससे 29 वर्ष ज्यादा होगी जो रोहन की आयु है। क्लियर सी बात है। तो ये हमारे दो समीकरण बने 360 के बराबर। इसको ओपन करो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर 29x 3x और ये बनेगा 87 यहाँ 360। ये बना एक्स स्क्वायर 32x 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। ये बनेगा एक्स स्क्वायर 32x माइनस
3, 15 में से 8 गया 7, 273। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसके फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर, अब ऐसे नंबर सोचो जिसको घटा के या जमा करके 32 आए और उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो 273 आए। तो 32 कैसे आएगा? देखो अगर हम लोग 33 और एक उसमें से करते हैं, ठीक है, 33 और 1 करते हैं तो 32 तो आ जाएगा, बट 273 नहीं आएगा, तो 33 और 1 नहीं होगा। और क्या ऑप्शन बन सकती है हमारे पास? अगर हम लोग 39 लेते हैं, 39, ओके, हमें चाहिए 32, तो कितना घटाना पड़ेगा? 7 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 32 तो आ गया हमारे पास। अब 273 कैसे आएगा? 273 लाने के लिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, देखो 39 इंटू 7 करें, आ गया, ओके। तो जो हमने ये अज्यूम किया वो सही है, ओके। तो x प्लस 39 माइनस 7, x प्लस 39, ओके, x माइनस 7, x प्लस 39 इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल पुट कर दो। ये आ गया 7, यहाँ पे आ गया माइनस का 39। जो एज है वो माइनस में नहीं होती है तो इसको नहीं लेंगे, x इक्वल टू 7 लेंगे। तो रोहन की जो आयु है वो है 7 वर्ष, ओके। अगर उसकी माँ की आयु पूछी जाए तो 7 जमा 26 कर दो तो 33 वर्ष आएगी, ओके। और 3 साल के बाद वो हो जाएगा 10 वर्ष का और उसकी माँ हो जाएगी 36 वर्ष की। दोनों के बीच में जो गैप है वो 26 वर्ष का है, ओके, सिंपल। अब एक आपको ऐसी ट्रिक बताता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। देखो जो ये प्रश्नावली 4.1 है उसमें हमें जो फैक्टर मेथड है ना उसका यूज करना पड़ता है, बट इसमें हम लोग जो द्विघात समीकरण का सूत्र है, द्विघाती सूत्र, उसका यूज भी कर सकते हैं कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका यूज भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये 2a है, ओके, तो इसका यूज भी हम लोग कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो ना कि आपने सिर्फ गुणनखंड विधि का यूज करना है या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का यूज करना है तो आपको वही विधि यूज करनी होगी जो आपको कही गई है। बट इस फॉर्मूला का यूज आप अपने रफ साइड में कर सकते हो, वहां से जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने कौन से नंबर ऐड करने या घटाने, किससे मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखें, रफ साइड में आप इसको यूज कर सकते हो, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, ओके। रफ साइड में आप कुछ भी कर सकते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसका जो आखिरी पार्ट है उसको करते हैं। जो उसका चौथा पार्ट है उसमें दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, तो जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो दिया है 480 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में ये 3 घंटे अधिक लेगी। तो हमें जो रेलगाड़ी है, जो ट्रेन है, उसकी जो स्पीड है, जो चाल है वो निकालनी है। अब ये कहता है कि दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर, और जो स्पीड है, जो चाल है, उसको आप मान लो x किलोमीटर पर आवर, ओके। तो इस स्पीड से 400 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो समय लगेगा उसको अगर हम t मान लेते हैं या उसको t मान लो, ठीक है, टाइम को t मान लो, तो जो फॉर्मूला होता है चाल बराबर है दूरी बटा समय। क्या होता है? जो चाल होती है वो होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर है दूरी बटा समय। तो टाइम को हमने t माना है, चाल हमारी x है, तो स्पीड ये हमारी आएगी दूरी 480 किलोमीटर पर आवर अपॉन में कितना है? t, अपॉन में कितना है? t। तो पहली जो कंडीशन है वो यही बनेगी, ओके। अब दूसरा क्या कहता है कि अगर हम लोग जो स्पीड है, स्पीड में से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, जो स्पीड है ना हमारी वो बनेगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, इतनी कम होगी उसमें से। और जो टाइम अब लगेगा वो 3 घंटे ज्यादा लगेगा। कितना लगेगा? 3 घंटे ज्यादा लगेगा। और जो दूरी है
वो सेम रहेगी 480 किलोमीटर। तो इसके लिए यही वाला जो फॉर्मूला है वो इस तरह से बनेगा कि x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 बटे t प्लस 3। ओके, ये हमारी आ गई इक्वेशन 2। आगे इक्वेशन 2, क्योंकि जो स्पीड है वो हमने x पे ले रखी है, तो ये वाली जो हमारी इक्वेशन है वो इस तरह बनेगी x इज इक्वल टू 480 t। ओके, और दूसरी इक्वेशन हमारी x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 बटे t प्लस 3। तो अगर हम इनको कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को, तो x इज इक्वल टू 480 अपॉन t, और दूसरी तरफ पहले इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करो, तो ये कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा x माइनस 8 इंटू टी प्लस 3 इक्वल टू 480। ये बन गया सिंपल। यहां पे ये क्या बनेगा, अगर हम यहां से t की वैल्यू निकालें, सपोज t की वैल्यू निकालें इन टर्म ऑफ x, या x की वैल्यू t की फॉर्म में निकालें। अगर हम x की वैल्यू 480 बटे t यहां पे पुट करें, तो ये बनेगा 480 बटे t माइनस 8 इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू 480। इसी को अगर हम सॉल्व करें, तो ये हमारा क्या बनेगा, 480 माइनस 8t इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू 480t। इसको ओपन करते हैं, ये बनेगा देखो 480t प्लस 0 4 1440। कितना आया, 1440 माइनस 8t स्क्वेयर और माइनस का 24t, इस तरह इज इक्वल टू 480t। अब 480 से 480t कट गया। ओके, तो हमारी जो इक्वेशन बची वो बनी माइनस का 8t स्क्वेयर माइनस का 24t प्लस 1440, इस तरह से। अब अगर हम इसको माइनस 8 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा बनेगा t स्क्वेयर 3t, और यहां पे बनेगा 1, इस तरह टी स्क्वेयर प्लस 3t माइनस 180। हमें ये सॉल्व करना है, हमें चाहिए ऐसे जो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 180 आना चाहिए और जमा या घटाव करके 3t आना चाहिए। ये हमारा बनेगा देखो टी स्क्वेयर प्लस 3t 180 0। क्वेश्चन को अगर हम द्विघाती सूत्र से सॉल्व करने की ट्राई करें, तो हमारे पास बनेगा -3 प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा 20 स्क्वायर यानी 9, यहाँ पे आएगा 720, नीचे आएगा 2, ये बनेगा -3 प्लस माइनस 27, यहाँ 2। ओके, तो एक बनेगा -3 प्लस 27/2, दूसरा बनेगा -3 माइनस 27 बटे 2। तो माइनस में तो टाइम आएगा नहीं, तो ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ये भी लेंगे 24 बटे 2, ये आ गया 12। ओके, तो t आपका आ गया 12, जो आपका टाइम है वो आ गया 12। तो यहां से हम लोग जो स्पीड है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, t की जगह 12 लिखना है, तो स्पीड इज इक्वल टू 480 बटे 12, तो ये आ गया 40। तो स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम है आपका 12। अब जो आपने वैल्यू निकाली वो चेक भी करनी है कि सही है या गलत है। तो अगर हमें इसमें दूरी निकालनी है ना, दूरी इज इक्वल टू चाल गुना समय, स्पीड इंटू टाइम होगा ना। स्पीड है 40, टाइम है 12, 12 चौके 48, 480 किलोमीटर आ गया। तो मतलब स्पीड 40 होगी, टाइम 12 होगा। और ये कहता है कि जब स्पीड हमारी 8 किलोमीटर कम हुई, जो स्पीड है हमारी वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हुई, तो ये होगी यहाँ पे स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर, पर जो टाइम है वो बढ़ गया। तो 12 से ये हो गया 15, 12 जमा 3 ये हो गया 15। ओके,
तो 32 गुना 15 करके देखो, अगर 480 आ गया तो सही है, ठीक है। तो 32 गुना 15 ये हो गया हमारा 160, ये हो गया 32, 480। ओके, तो जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। स्पीड हमारी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमारा 12। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट पूरी तरह से। तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है 4.1 वो होती है पूरी तरह से कंप्लीट। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन दिए थे, बट उनके आगे को सब पार्ट थे, तो टोटल मिला के ये 12 क्वेश्चन थे। तो हमने सारे 12 के 12 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आप मत करना। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना, और बाकी की जो मेरी क्लास 10th की वीडियोज है उनको भी देखने की ट्राई करना, ताकि आपका जो टाइम है वो बचे और आप अपने टाइम को अच्छी जगह यूटिलाइज कर पाओ। ओके, मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी मैथमेटिक्स की ट्रिक्स मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा टाइम सेविंग ट्रिक्स मिलेगी, आपका समय बचेगा, आप लोग अपना जो होमवर्क है वो बहुत जल्दी कर पाओगे। तो आपको वीडियो देखने के लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है, कुछ नई चीजें सीखने को मिली है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा विजन है कि मैं अपने चैनल पे जितने ज्यादा स्टूडेंट हो सके उन सभी को अपने चैनल से कनेक्ट कर पाऊं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने का ट्राई कीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ।